का नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर। तो आपने यह देखा जो वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, जिसमें नियमित रूप से उत्पादन होता रहता है, लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल्स इसमें लगे होते हैं और लार्ज नंबर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस भी प्रोवाइड किया जाता है। सवाल यह उठता है जो हर कंट्री की तीनों ही तरह की एक्टिविटीज नियमित रूप से चलती रहती है, लेकिन कौन सी एक्टिविटीज कहाँ का प्रधान है, कितने लोग किस सेक्टर्स में काम करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसी बात को जानने का प्रयास करेंगे। हाउ मच गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस एंड हाउ मेनी पीपल वर्क इन इस सेक्टर। क्योंकि आप इस बात को जान रहे हो जो किसी भी इकोनॉमी में तीनों ही सेक्टर का समान रूप से विकास हो टोटल प्रोडक्शंस में या एम्प्लॉयमेंट में, ऐसा संभव नहीं है। तो इसके लिए आवश्यक होता चला जाता है जो हम लोग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करें और यह जानें जो किस सेक्टर से कितना उत्पादन हो पाता है। जब हम लोग इन सारे वस्तुओं के उत्पादन और सर्विस को जानने का प्रयास करते हैं तो हमारे सामने पहली समस्या आती है जो मेनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड हाउ वी काउंट द ऑल। दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क। Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furniture. तो इस सारे ही वस्तुओं को काउंट करना एक समान संभव नहीं होता है और न ही इसका कोई सेंस है। तो हम लोग कैसे इस वस्तुओं को काउंट करते हैं और कैसे जानते हैं। तो सामान्य रूप से हम लोग जिस भी सेक्टर्स की वस्तुएं होती है उसके कीमत को काउंट कर लेते हैं और जोड़ देते हैं। यह सपोज करिए जो प्राइमरी सेक्टर्स में 10,000 kg व्हीट का उत्पादन हुआ, 8 रुपये पर केजी अगर ये बिका तो इस व्हीट का वैल्यू 80,000 होता चला गया। इसी प्रकार 500 कोकोनट्स है, वो 10 रुपये अगर बिका तो 50,000 रुपीज़ उसकी कीमत हो गई। तो सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप। लेकिन यहाँ हमें एक प्रिकॉशंस की आवश्यकता पड़ती है और वो प्रिकॉशंस क्या है तो इसको आप लोग अच्छी प्रकार समझोगे। जो जितनी भी वस्तु बनती है उसका दो रोल होता है। एक में वो रॉ मटेरियल के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है और दूसरे में कंज्यूमर गुड्स के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है। या बहुत सारी ऐसी वस्तु तो बनती है जो सिर्फ रॉ मटेरियल के रूप में ही बनती है पहले, लेकिन बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो फाइनल गुड्स भी होता है और इंटरमीडिएरी गुड्स भी होता है। इस तरह से हम लोगों ने वस्तु को दो भागों में बांटा है। एक को हम लोगों ने फाइनल गुड्स कहा है और दूसरे को हम लोगों ने इंटरमीडिएरी गुड्स कहा है। अंतर्वर्ती वस्तु इंटरमीडिएट गुड्स हम लोग उस गुड्स को कहते हैं जो दूसरे वस्तु के उत्पादन में उपयोग में लाया जाता है, और कंज्यूमर गुड्स हम लोग उसको कहते हैं, फाइनल गुड्स हम लोग उसको कहते हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर के द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाए। यह समस्या तब होती है जब उन वस्तुओं को जो एक तरफ इंटरमीडिएरी गुड्स भी है और दूसरी तरफ फाइनल गुड्स भी है, तो इसको काउंट करने में हमें काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। ये सपोज करो जो आपने अगर व्हीट की कीमत 80,000 रुपीज़ जोड़ लिया और अगर ये सारे के सारे व्हीट किसी बिस्किट कंपनी के द्वारा खरीद लिया जाए और जब वो अपने बिस्किट को बेचे तो इस बिस्किट की कीमत को भी हम जोड़ लें और व्हीट की कीमत की भी अगर हम जोड़ लें तो निश्चित रूप से हमारा कैलकुलेशन सही नहीं होगा। अतः आप यहाँ यह जान लो जो किसी भी वस्तु की कीमत जो होती है
वह उसके सम अप होते हैं, वो सारे इंटरमीडिएट गुड्स के साथ उसकी कीमत जुड़ी होती है। इसके लिए हम लोग सिर्फ फाइनल गुड्स की कीमत को ही जोड़ते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की कीमत ऑलरेडी फाइनल गुड्स की कीमत में जुड़ी होती है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूडेड द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स डेट आर यूज इन मेकिंग द फाइनल गुड्स। जैसे सपोज करिए, जब एक बिस्कुट का पैकेट अगर 10 रुपये में बिकता है तो निश्चित रूप से उस 10 रुपये में उसमें इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में जितने भी वस्तु लगे हैं, चाहे व्हीट हो, ऑयल हो, शुगर हो, सब की कीमत को उसको हम लोग जोड़ लेते हैं और तब जाकर के उस बिस्किट की कीमत को तय किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग पहले फ्लोर की कीमत को जोड़ें सेपरेटली, फिर व्हीट की कीमत को सेपरेटली जोड़े, फिर बिस्किट की कीमत को सेपरेटली जोड़े, तो निश्चित रूप से यहाँ आप क्या देखोगे, वी वुड काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द सेम थिंग्स एज ए नंबर ऑफ टाइम्स। तो हम लोग एक ही वस्तु को बार बार काउंट कर लिए। यही कारण होता है जो हम लोग सिर्फ फाइनल गुड्स को ही काउंट करते हैं, क्योंकि द फाइनल्स ऑफ वैल्यू गुड्स ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ the value of intermediate goods included already in the value of the final goods। इसके लिए हम लोग पहले फाइनल गुड्स में जितनी भी वस्तु होती है उसकी कीमत को जोड़ करके ही फाइनल गुड्स की कीमत को तय करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि अगर हम फाइनल गुड्स को सिर्फ काउंट करें तो कभी भी हमें बार बार गलतियाँ नहीं होगी। और यही कारण है जो हम लोग जीडीपी को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जानने के लिए सिर्फ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स को ही लेते हैं। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शंस ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। इस तरह से स्पष्ट है जो किसी भी कंट्री की जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू इस सेक्टर की जो होती है एक साल में, इसको ही हम लोग काउंट करते हैं और काउंट करने के बाद इसके सम टोटल को ही हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज, और यह बताता है कि किस कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। भारत में अगर लेकर के देखो तो ये मेमो टास्क जो है, यह जीडीपी को काउंट करने का सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड देयर प्राइसेज एंड देन एस्टिमेट द जीडीपी। इस तरह से आप देखोगे जो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा इसको काउंट किया जाता है और तब इसकी जानकारी हम तक पहुंचाई जाती है। जहाँ तक हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर्स की बात करें तो आपने यह देखा जो किसी भी कंट्री में, चाहे वो डेवलप हो, डेवलपिंग हो, इनिशियल स्टेज में उसे प्राइमरी सेक्टर को ही विकसित करना पड़ता है। अतः उसके सेक्टर का सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर ही होता है। लेकिन जब प्राइमरी एक्टिविटीज चेंज होते हैं, हम लोग इसमें अपने आप को डेवलप करते हैं, तो बहुत सारे लोग अन्य तरह की एक्टिविटीज में आते चले जाते हैं। देयर वेयर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इंक्रीज मेनी टाइम्स। तो इसके अतिरिक्त बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स भी होते चले जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होते चले जाते हैं, आर्मी भी होती चली जाती है। तो यहाँ आप देखोगे जो वस्तु का उत्पादन नेचुरल प्रोडक्ट से बढ़ता चला जाता है और अधिकांश लोग जो हैं अन्य सेक्टर में अप्लाई होते चले जाते हैं। इस तरह से ओवर ए लॉन्ग टाइम हम लोग का सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होता चला जाता है। जो लोग पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे, अब अधिक से अधिक संख्या में वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करना शुरू करते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। Hence, over time, a shift had taken place. This means that the importance of the sectors had changed. इस प्रकार से प्राइमरी सेक्टर से हम लोग सेकेंडरी सेक्टर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। इन द पास्ट 100 years अगर लेकर के देखो तो देयर हैज बीन ए फर्दर शिफ्ट फ्रॉम
सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर। इसी प्रकार से हम लोगों ने सेकेंडरी से टर्शियरी सेक्टर की तरफ भी हम लोगों का विकास होता चला जाता है। अधिकांश प्रोडक्शंस को बूस्टअप करने के लिए सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को विकसित करना आवश्यक होता चला जाता है। दिस इज द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन डेवलप कंट्री। इसी पैटर्न को विश्व के अधिकांश देशों में अपनाया गया है। तो भारत में भी हम लोग अगले टॉपिक में जानेंगे जो 3 सेक्टर्स में कौन सा सेक्टर सबसे अधिक उत्पादन करता है और कौन सा सेक्टर सबसे अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है। इसके संदर्भ में हम लोग नेक्स्ट यूनिट में जानेंगे। धन्यवाद।